ईरान इजराइल के बीच छिड़ी महाजंग में पाकिस्तान चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज में खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिन बुलाए बाराती की तरह चल निकला था, चौधरी बनने चला था, लेकिन एक झटके में उसकी पूंछ पर ऐसी दुलत्ती पड़ी कि उसकी बोलती बंद हो गई। ईरान ने जैसे ही इशारा किया कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है, नेतन्याहू के देश में हलचल मची नहीं, पाकिस्तान की रूह कांप गई। इजराइल तो खैर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिसाइल की रफ्तार से चीर रहा है, लेकिन डर पाकिस्तान को लग रहा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस्लामाबाद की नींद उड़ी हुई है? क्यों पाकिस्तान एक बार फिर से परमाणु कर रहा है? क्या अगला नंबर उसका है? कनाडा से सीधे अमेरिका लौटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खात्मे की स्क्रिप्ट खुद लिखने में जुट गए। सिचुएशन रूम में ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग जारी है और कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। जो रिसर्च में अभी तक सामने आया है, जो तथ्य, जो बातें अभी तक सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अपने बहुत खास हथियार अमेरिका से रवाना किए खाड़ी देशों की तरफ और इसके डेटा भी सामने आए हैं। तो क्या यह परमाणु जंग की शुरुआत हो सकती है और क्या इसमें पाकिस्तान भी फंसेगा? शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस बयान से जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ईरान की सत्ता बदलना चाहते हैं, तो ट्रंप ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद इस मैटर को डिकोड करेंगे। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. वहीं सिचुएशन रूम में ट्रंप की एनएससी की बड़ी बैठक चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। इस बैठक में ईरान पर कोई बड़ा फैसला ले लिया गया है, हालांकि यह अभी क्लियर नहीं है, यह सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिका कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फंसा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बिन बुलाए मुसीबत मोल ली है। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की वजह से उसकी हालत एक हिंदी के कहावत जैसी हो गई है, जिसमें धोबी के कुत्ते की बात कही जाती है। पाकिस्तान इसी तरह से फंसा हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने की बात कहकर अमेरिका तक को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। इसलिए सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप कौन सा बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्या ईरान का साथ देकर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है? क्या ईरान पर बड़े हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल संतपाल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ होंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ होंगे और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ होंगे, पीओजेके एक्टिविस्ट। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या परमाणु युद्ध के आसार दिख रहे हैं माथुर सर, या फिर परमाणु युद्ध ना होकर ईरान में तख्ता पलट होगा और इसमें पाकिस्तान की पूंछ फंस गई है? विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि ईरान के को तबाह करने के लिए जरूरी नहीं है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाए। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स में, जिससे कि वो ईरान को घुटनों पर ला सकते हैं, कोई इसमें संदेह ना हो। तो मेरा ये मानना है कि परमाणु युद्ध क्यों? भाई, एक साइड के पास तो परमाणु युद्ध करने की शक्ति ही नहीं है। जब ईरान के पास अनलेस हम ये सोच रहे हैं कि भाई ईरान ने बॉम्ब बना लिया है, तब परमाणु युद्ध की बात आती है। परमाणु युद्ध, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, देखिए विवेक, हम पिछले 3-4 दिन में 3-4 बार इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का पालतू है। उनको कोई सवाल किसी बात का पैदा नहीं होता। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी लोकल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये दिया गया था स्टेटमेंट, और वो भी मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखिए, ऑलरेडी बातें शुरू हो गई हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की। वो क्यों हो रही है, वो बात आपको समझने की आवश्यकता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उन्होंने अपने आप को
एक सांप छुछुंदर वाली गति में ला करके रोक दिया है, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। क्योंकि आज की जो पाकिस्तान की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में किसी भी कीमत पर पाकिस्तान अमेरिका को अनॉय करके अमेरिका के खिलाफ जाके उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। विवेक, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो अब ये बात समझने की है कि पाकिस्तान क्या करेगा आगे जाने के बाद। अब आपको मैं, आपने दो स्टेटमेंट ट्रंप के दिखाए, मैं आपको याद दिलाता हूं नेतन्याहू का स्टेटमेंट। उस नेतन्याहू के स्टेटमेंट में जिसमें उन्होंने कहा है कि कंट्रीज लाइक ईरान एंड पाकिस्तान, उस स्टेटमेंट से इनको थोड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला निशाना उनका खम होए। आपको इतिहास पता है, 1980s में हम उनको काउटा की जो उनकी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, उसको डिस्ट्रॉय करने के बहुत करीब थे। क्या सर्कमस्टांसेस रहे, क्या किसने किसको कुछ कहा, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता अभी, लेकिन वो छूट हो गई, चूक हुई। उसकी वजह से ये पाकिस्तान एक सो कॉल्ड, आई स्टिल विल से सो कॉल्ड, क्योंकि मुझे अभी भी शक है कि पाकिस्तान के पास कुछ है या नहीं है, सो कॉल्ड एटॉमिक पावर बन गया, सो कॉल्ड एटॉमिक पावर। तो ये अगर उस समय कर दिया होता तो इसके लिए बच सकते। तो जहां तक मेरा सवाल है, ये लोग कन्वेंशनल माइट से ईरान को नीचे दबा लेंगे। रजा पहलवी के ग्रैंडसन का या उसका मैसेज आ गया, ऑलरेडी आ गया उसका स्टेटमेंट कि वी वर वेटिंग फॉर दिस स्टेट फॉर सो एंड सो मेनी टाइम, 4 डिकेड्स, और हमारा टाइम आ गया है। ये हमारा टाइम आ गया है। तो जो दो उद्देश्य हैं, नॉन न्यूक्लियर ईरान एंड रेजिम चेंज इन ईरान, मुझे आने वाले कुछ दिनों में ये दोनों ये चीजें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ईरान एंड इजराइल वर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। Iran and Turkey were the first two countries to have recognized Israel. Best of the friends they were, and they enjoyed this friendship, cooperation, understanding till 1979. हालांकि मैं आपको बता दूं, उस समय भी कुछ इस्लामिस्ट वॉइसेस थी जो कि फलस्तीनियों का अधिकार समझती थी, और कई बातें शुरू हुई। इट इज ओनली आफ्टर द इस्लामिस्ट क्रांति जो हुई थी इनकी 1979 में, उनके ताल्लुक बिगड़ने शुरू हुए। ये वो देश हैं जो बाकी अरब देश खिलाफ थे इजराइल के, ईरान और तुर्की और इथियोपिया, ये 3 कंट्री थी जो कि इजराइल के साथ थी। अंडरस्टैंडिंग थी, कोऑपरेशन था, ट्रेड रिलेशनशिप थी, बहुत बिजनेस होता था। तो ये कई चीजें होती हैं। देखिए, हर चीज आपस में लगातार चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। और अब मुझे लग रहा है कि इस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट के दिन गिने चुने रह गए हैं। विवेक, जनरल द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। आपका भी स्वागत है सर, मेजर जनरल जी द्विवेदी सर। और कर्नल संतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, आपका भी स्वागत है। द्विवेदी सर, 2 सवाल है। एक तो ट्रंप क्या बड़ी तैयारी कर रहे हैं? 28 टैंकर विमान रवाना किए गए हैं कल, जो फ्लाइट रेडार में आए हैं, 28 टैंकर एयरक्राफ्ट। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने क्या गलत कर लिया है जिससे खुद को वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ने अपने आप को अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत बुला लिया? देखिए, जो अभी आज 5वां दिन है ये ईरान और इजराइल के युद्ध का, और जैसे जैसे तस्वीर सामने आ रही है उसमें 3-4 चीजें विवेक बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले है कि ईरान के घुटने टिकने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह ये 5 दिन युद्ध चला है उसका काफी नुकसान हुआ है, बहुत क्षति पहुंची है, और उसकी जो मिसाइलें हैं या उसकी ताकत है वो टिक नहीं पाई है इजराइल के सामने। तो ट्रंप जो है ये बहुत ही एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, और वो मौका देखते हैं कि किस तरह सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए। तो उनको पता है कि अभी ईरान है, उन्होंने गुहार लगाई है कि सीज फायर करिए, इजराइल को रोकिए, और बहुत उनकी इस बुरी हालत हो रखी है, तो उसका पूरा फायदा ट्रंप उठाएंगे। क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू का जो उनके उद्देश्य है वो मिलते जुलते थे। सबसे पहले के कमजोर करना ईरान को, और दूसरा जो भी ट्रीटी है वो इस तरह ट्रीटी साइन की जाए ताकि उसका पूरा फायदा ईरान और इजराइल को मिले। तो वही अभी ये ट्रंप जो है यही करेंगे कि उसका किस तरह वो अपना फायदा उठाते हैं और किस तरह इसको और भी कमजोर करेंगे,
उन्होंने ये बताया कि अभी जब उन्होंने कनाडा को जा रहे थे वॉशिंगटन में, तो अपने एयरफोर्स वन में उन्होंने बताया है कि देखो अगले 48 घंटे में पता लगेगा जी। कि इजराइल रुकेगा या और भी आगे बढ़ेगा। यानी कि वो पूरा टाइम दे रहे हैं इजराइल को, ताकि जितना भी नुकसान पहुंचा सके इस समय वो पहुंचाए। दूसरी बात है पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान की एक उनकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सदैव अपने आप को ऐसे गड्ढे में डालते हैं कि जो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी उनके चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो अमेरिका में थे, तो एक तरफ तो उनको वहां कहते हैं कि हमें इनवाइट किया, वो सेल्फ इनवाइट भी हो जाते हैं, और दूसरा उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है इजराइल के विरुद्ध, तो उनको भी पता नहीं लग रहा कि किस तरह वो अपने आप को वहां बचाएं या अपने आप को छुपाएं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका इस्तेमाल वो कराते हैं दूसरे देश, यानी कि मैं कहता हूँ इस्तेमाल भी करते हैं, दे अब्यूज ऑल्सो, मिस यूज ऑल्सो। वो अपने आप को बेच भी देते हैं जब भी मौका मिलता है। तो अभी वो अमेरिका के साथ भी है और वो चाइना के साथ भी है, दोनों तरफ वो तो बीन बजाते हैं। तो उनका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस देश का कोई अपना जमूर अपनी कोई इनकी गौरव नहीं है, कोई इनका शर्म नहीं है, तो वो अपने आप को बिकाऊ है तो बेचते हैं। तो मैं आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी युद्ध आगे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन और चलेगा, और जब इजराइल के घुटने टिकेंगे तो वो एक डील होगी। वो डील ऐसी होगी कि जिसका पूरा फायदा ईरान को, इजराइल को और अमेरिका को होगा। और इस समय ईरान जो है वो एक कमजोर देश बन के उभरेगा। तो वहां का तख्ता पलटा होता नहीं है या होता है, ये तो मैं नहीं तो रिजीम सर, ये मुझे लगता है तब तक ये जंग नहीं रुकेगी जब तक रिजीम चेंज ना हो जाए। हाँ, ये देखो ये एक कंजक्चर है, ये क्याफा है। हाँ। पर कह नहीं सकते कि रिजीम चेंज इतना आसानी से होता है। देखो इराक में रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वहां एक और ही तरह का युद्ध शुरू हो गया। तो क्या है कि ईरान में, हाँ हालांकि ज्यादा जो पब्लिक है वो रिजीम चेंज चाहती है, पर काफी जो थ्योरिक्स हैं, मुल्लाज हैं, रिलीजियस टीचर हैं, इनका भी काफी होल्ड है। तो इस समय रिजीम चेंज जो है वो मेरा कहता नंबर 2 प्रायोरिटी है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि किस तरह ये डील साइन की जाए, ताकि ईरान की जो काबिलियत है, उनकी न्यूक्लियर काबिलियत है, वो को खत्म किया जाए। और साथ ही साथ वो तो सर मौजूदा रिजीम के साथ पॉसिबल ही नहीं है, वो खामनेई मानेंगे नहीं। वो अगर मानना होता तो इतने बैलिस्टिक मिसाइल और इतने फाइटर जेट्स के हमले क्यों झेल रहे होते खामनेई, वो पहले ही डील साइन कर चुके होते। इतने हमलों के बाद अगर वो यूटर्न ले लेंगे तो ना उनकी इज्जत बचेगी ना उनकी सरकार की इज्जत बचेगी। अभी देखो वो क्यों गुहार लगा रहे हैं कि हमें बस करो, इजराइल को रोको, क्यों गुहार लगा रहे? क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि इतनी मतलब उनकी पिटाई होगी। और दूसरी बात यह है कि देखो आप जब युद्ध में जाते हैं तो आप हारने नहीं जाते, आप जीतने के लिए जाते हैं। पर जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको पता है कि और लड़ेंगे तो और मरेंगे, तो इस समय उनकी ये मेरा ख्याल है कि उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि बुरी तरह हाथ से बचो, ताकि थोड़ी सी शर्म तो बच जाए और एक डील साइन हो जाए। अब न्यूक्लियर जो है वो बाद में भी कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, पर किस तरह आगे ये डील होगी, किस तरह ये मेज पर आएंगे। पर मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, देखो जब आप नेगोशिएशन के लिए आते हैं या मेज पर आते हैं, तो आपकी पोजीशन वही होती है जो ग्राउंड में पोजीशन है। इस वक्त ग्राउंड में पोजीशन जो है वो ईरान की काफी नाजुक है। तो इसलिए जब वो मेज पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, तो उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो काफी कमजोर होगी। विवेक, ठीक है द्विवेदी सर, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना जवाब हमारे सामने रखेंगे। यूके देवनाथ सर और कर्नल सतपाल जी, आपके पास वापस लौटूं। लेकिन ट्रंप इस वक्त एनएससी की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ईरान पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 24 से 28 टैंकर एयरक्राफ्ट जो है वो मध्य पूर्व और यूरोप की तरफ रवाना किए गए। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इजराइल के पास जो टैंकर विमान हैं वो बहुत पुराने हैं और ईरान और इजराइल की दूरी बहुत है। फाइटर जेट्स अगर ईरान पर हमले बढ़ाते हैं तो उन्हें बीच में रिफ्यूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी।
कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन टैंकर विमानों को इजराइल की तरफ भेजा जाएगा, जिससे कि फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग आसान हो सके। अब सिचुएशन रूम में बैठक के मायने क्या वो भी समझ लीजिए। युद्ध को लेकर हालात गंभीर हैं। ट्रंप को लगता है तुरंत फैसला लेने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों को लेकर बैठक है और वैश्विक संकट के दौरान यह बैठक बुलाई जाती है। एनएससी की बैठक जो बुलाई गई है, यानी कि कोई बहुत बड़ा फैसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं और इसी दरमियान ये बैठक बुलाई गई है। और G7 समिट को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था, वो भी पहुंचे थे। G7 समिट को बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए, तो ये किसी बहुत बड़ी तैयारी की तरफ इशारा दिख रहा है। वापस चलते हैं डिबेट पर। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यूके देवनाथ सर के पास जा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं, और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? द्विवेदी सर का मानना है कि बातचीत के टेबल पर ही खत्म होगा। मेरा मानना है रिजीम चेंज के बाद ही शायद कुछ हो सकता है। खामनेई झुकने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल अमेरिका दोनों बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि खामनेई सरकार के रिजीम को बदल दिया जाए। आज की बात नहीं है, 1979 से पहले की भी बात बता रहा हूं। 1979 के पहले भी वहां पर जब जब रूढ़िवादी तत्व या रिलीजियस ग्रुप सिर उठाते थे, तो जो पहले शाह ऑफ ईरान थे, मोहम्मद रजा पहलवी, वो अमेरिका और इजराइल की मदद से ही मैं 1979 के पहले की बात कर रहा हूं, अमेरिका और इजराइल की मदद से ही इन रिलीजियस ताकतों पर कंट्रोल रखते थे। 1979 में जिस दिन पहली बार खमेनी ने शपथ ली और पावर में आए, उसके पहले घंटे से ही अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहां पर रिजीम चेंज हो जाए। उनके टूल किट में दो अस्त्र है अमेरिका के रिजीम चेंज के लिए। एक तो इजराइल से दबाव डालो, चाहे वो युद्ध के शेप में हो या वो पॉलिटिकल प्रेशर हो। दूसरी चीज है, खुमैनी के तख्ता पलट के लिए ईरान के लोगों का ही इस्तेमाल करो। ईरान में काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो किसी भी डेमोक्रेसी में है। किसी भी डेमोक्रेसी में आधे लोग शासन के सत्ता के साथ होते हैं और आधे लोग विपक्ष में होते हैं। ये सारी डेमोक्रेसीज में होती है। अमेरिका में भी ऐसे ही है। 51% लोगों ने रिपब्लिकन्स के लिए वोट किया, 49% ने डेमोक्रेट के लिए वोट किया। भारत में भी ऐसा है कि आधे लोग सत्ता पक्ष के सपोर्ट में खड़े होते हैं, आधे लोग विपक्ष में खड़े होते हैं। तो अमेरिका ने ईरान में जो विपक्ष लोग हैं उनको तैयार किया है, पाला पोसा है और उनको इस्तेमाल करके अभी नहीं, 2010 में भी और 2018 में भी अमेरिका ने कोशिश की कि ईरान के जो ये अंदरूनी स्ट्रेस है उसका इस्तेमाल करके खमैनी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। यही चीज वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के बहुत बड़े तादाद में लोग 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद भागकर, जो खासतौर से जो कैपिटलिस्ट थे ईरान में या शाही परिवार से संबंधित लोग थे, वो भागकर यूरोप अमेरिका चले गए। तो ये लोग जो ईरानी हैं, जो कि यूरोप में बस गए पिछले 30-40 साल से और अमेरिका में बस गए पिछले 40-50 साल से, ये लोग अमेरिका की सरकार को और CIA को सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि ईरान में कौन क्या कर रहा है, उसका घर कहां पर है, उसके गाड़ी का नंबर। बेसिक सी बात ये, क्या ईरान को परमाणु संपन्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इस जंग का एंड कहां पर होगा? बेसिक सा क्वेश्चन। देखिए, हाँ, क्वेश्चन बहुत शानदार है। सवाल यह है कि ईरान जो है वो उसका एक ही बेसिक सिंपल है, यही सवाल है कि इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार क्यों होने चाहिए? ऐसा कौन सा देश है जो कि इजराइल के ऊपर परमाणु देश 80 फेंकने वाला है? सऊदी नहीं, इजिप्ट नहीं, तुर्की नहीं, जॉर्डन नहीं। तो इजराइल ने क्यों 80 बम बना लिए? ये हुई पते की बात। कुछ आपने अच्छी बात बताई है जी सर। तो इजराइल ने अगर 80 बम बना लिए हैं तो वो किसी काल्पनिक दुश्मन की कल्पना कर रहा है। और अगर आप देखें काल्पनिक दुश्मन किस पर, इजराइल। आज अगर हम जाके इजराइल में उनके पॉलिटिकल टॉप ब्रास से पूछें, नेतन्याहू से पूछें या इजराइल के राष्ट्रपति से पूछें कि आपने इन 80
परमाणु बमों का इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है, उनके पास जवाब नहीं है। मन ही मन में वो सोचेंगे ईरान, लेकिन भाई ईरान ने तो पिछले 50 साल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए। आज भी ईरान की सरकार बार, चाहे खमेनी हो चाहे पेजेश्कियन हो जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, चाहे उनके सरकारी प्रवक्ता हो, उन्होंने बार बार कहा है कि हम बम नहीं बना रहे हैं। 50 साल से हमने बम नहीं बनाया, आगे भी नहीं बनाएंगे। IAEA की रिपोर्ट में अब तक उन्होंने नहीं कहा है कि ईरान के पास बम है। हाँ, IAEA की रिपोर्ट इतनी बता रही है कि उन्होंने 60% तक यूरेनियम को परिष्कृत कर लिया है। लेकिन उसका आपने मतलब अच्छा ये नहीं सवाल कि वो उठाया कि भाई इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार क्यों होने चाहिए, ईरान के पास क्यों नहीं होने चाहिए। मैं कर्नल संतपाल सर से इसका जवाब लूं, उसके बाद मिर्जा साहब आपके पास आ रहा हूं। संतपाल जी। जी देखिए, जो प्रश्न आपने किया है, आज विश्व के अंदर प्रत्येक देश अपने आप को मिलिट्रीली और जो वेपनरी में बहुत आगे जाना चाहता, और जो 21st सेंचुरी के अंदर है, डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। आज शांति के लिए एक डिटरेंस है। यदि आप देखें, हमारे जो पड़ोसी है, एडवर्सरी है पाकिस्तान, भुट्टो साहब की आप स्टेटमेंट देखें कि हम घास खाना पसंद करेंगे लेकिन न्यूक्लियर बनाना हमारी फर्स्ट चॉइस हो। तो आज जो डायनेमिक्स है, हर प्रत्येक देश अपने आप को सैन्य शक्ति से और वेपनरी से बहुत ही मजबूत बनना चाहता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 कि जो आज डायनेमिक्स हैं, हर देश जो है परमाणु को, न्यूक्लियर को एक पीसफुल पर्पस पे भी यूज किया जा सकता है। जो परमाणु जो अगर शक्ति है उसको पीसफुल भी हो सकता है। पर आज जो डायनेमिक्स मिडल ईस्ट के अंदर है, जिस हिसाब से चल रहा है वहां पे, आप ये देखें कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती, तो वहां पे पूरी अशांति है। और अगर इजराइल का भी ठीक है, जो उनका एम है कि उनका परमाणु शक्ति को और क्षमता को नष्ट करना ईरान का, और जो अमेरिका, ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि हमने 60 डेज का टाइम दिया और भी डील को देते हैं। दैट इज नंबर 1। जो सेकेंड नैरेटिव आया है, वो कहा है कि रिजीम चेंज, ये भी सेकेंड नैरेटिव है, इसका एम प्लस है इसको। ये दोनों चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ईरान जो है रेडिकल्स है, उसकी अपनी एक धार्मिक जो मुल्ला मौलवीज हैं जो देश को चला रहे हैं। आप कर्नल साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आए तो ये पावर इम्बैलेंस कर सकता है खाड़ी देशों में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने ये आवाज थोड़ी कम की है, लेकिन उससे पहले कभी भी देखें, मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी के जनरल साहब भी हैं, एलसी के अंदर मैं वहां तैनात रहा हूं, उनका जो सुबह सुबह का प्रोपेगेंडा होता है, जब हमारी फायरिंग ज्यादा जाती है वहां पे, या रिटेलिएट हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। मतलब ये जो है लोकल प्रोपेगेंडा में भी ये है। तो ये एक हम आपको न्यूक कर देंगे। जी, तो ये एक उनका जो है ना शक्तिशाली देश या जो भी है उसका ये फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल। मैं मिर्जा साहब की बात चाह रहा हूं। पाकिस्तान की बात आपने की, पाकिस्तान पे जल्दी से मिर्जा साहब से एक सवाल ले लूं, उसके बाद मैं माथुर सर आपके पास, देवनाथ सर और द्विवेदी सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा से सवाल इस बात का है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। अब ईरान की और इसराइल की कहानी में पाकिस्तान ने खलीफा बनने की कोशिश की। पाकिस्तान ने के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा कि ईरान के साथ खड़ा होने की कसम खाई और आह्वान किया कि मुस्लिम देश एक हो जाएं। साथ ही कहते हैं इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया। अगर मुस्लिम देश एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हश्र होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, ये बयान तो दे दिया, जबान से निकला शब्द और कमान से निकली तीर वापस नहीं आती है, और यही हाल पाकिस्तान की हो चुकी है। मिर्जा साहब, अब वो
उस कैटेगरी में फंस चुका है जिससे आगे कुआं और पीछे खाई है उसके लिए। पाकिस्तान को तो गोली मारे, वो कोई मुल्क है जिसके बारे में कोई बंदा बात करे? क्यों अपना और मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात को संजीदा कौन लेता है? ये तो खामखा ख्वाजा आसिफ भी 2 पैग लगा के तो पार्लियामेंट में जाके ऑल फॉल बकने की इनको आदत है शुरू से। बात ये है कि हमें ईरान का मसला जो है इसको समझना चाहिए कि एटम बम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ये 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारे को पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जी ये अमेरिका पहले दिन से, जब से खुमैनी इक़्तिदार में आया, पहले घंटे से वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे रजीम चेंज हो। मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं करता। असल में खुमैनी को और इन इस्लामिस्ट को लाने वाला CIA और फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज है। ये खुमैनी को बाकायदा सेफ पैसेज दे के तेहरान में उतारने वाले जो है ये CIA और फ्रेंच गवर्नमेंट है उस वक्त की। और इनको इसलिए लाया गया, इन मुसलमानों को, कट्टरवादी मुसलमानों को इसलिए लाया गया ईरान, क्योंकि शाह ईरान जो उस वक्त का किंग था वो ईरान को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करना चाहता था। $69 बिलियन का उस ज़माने में 1970s में उसने जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया था, और उसको फंड करने के लिए उसने तेल की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया। और फिर वो एक ऑयल क्राइसिस आया जिसकी जद में सिर्फ ईरान का बादशाह नहीं आया बल्कि सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल भी आया था। तो ईरान के बादशाह को, जिसको CIA खुद लाई थी, उस रजा शाह पहलवी को हटाने के लिए ये जहादियों को लेके आए, मुसलमान जहादियों को लेके आए। और जब ये मुसलमान जहादी अपनी पावर कंसोलिडेट कर चुके हैं और वहाँ पे ये एटम न्यूक्लियर और ये बम वगैरह बना रहे हैं और इनकी बात नहीं सुन रहे, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि रजा शाह पहलवी जो बादशाह था उसका जो बेटा है उसकी शक्ल में कोई डेमोक्रेटिक सेटअप ऐसा बनाया जाए ईरान में जो बिल्कुल ही अमेरिका की बात भी सुने, और अमेरिका का ये तो धब्बा है कि जी ईरान में कट्टरवादियों की सरकार है, ये भी धुल जाए। ये जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, हमें समझना चाहिए कि इजराइल मिडिल ईस्ट की वाहिद डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी को तमाम मुस्लिम ममालिक 56 के 56 इंक्लूडिंग पाकिस्तान ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये चैलेंज है उनकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के लिए कि वहाँ इलेक्शन होते हैं, वहाँ महिलाओं को उनके राइट्स हैं, वहाँ माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, वहाँ गेज एंड लेस्बियंस के राइट्स हैं, वहाँ पे एक डेमोक्रेसी है। उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी फैल जाती है मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों में तो फिर वहाँ ना बादशाह रहेगा और ना बादशाहतें रहेंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी जो न्यूक्लियर है ये तो एक आर्म रेस जो 1940 से चल रही है कि एटम बम जर्मनी पहले बनाएगा या अमेरिका पहले बनाएगा, और उसके बाद अमेरिका ने बना लिया तो फिर रूस ने भी बनाना है और चाइना ने भी बनाना है और ब्रिटेन ने भी बनाना है। ये तो वो एक आर्म्स रेस का हिस्सा है जो इंसान की तबाही के ऊपर जाके नहीं तो ये खत्म होगा। ये रेस अभी मिडिल ईस्ट में नहीं है। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है, कल तुर्की भी बोलेगा मैं भी बनाऊंगा, कतर बोलेगा मैं भी बनाऊंगा। तो वो रेस चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। नहीं तो मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में आपस में मुसल रेस के खिलाफ बात करनी चाहिए। मिर्जा साहब आपस में वो परमाणु अप्रसार संधि है। मेरा करने की बात करनी चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं जल्दी से फिर माथुर सर के पास जा रहा हूं। अगर ये रेस मिडिल ईस्ट में शुरू हुई तो आपस में मुस्लिम देशों का क्या हाल है? पाकिस्तान ईरान का क्या 36 कहां खड़ा है दुनिया को पता है। तुर्की और जो दूसरे मुस्लिम कंट्री है वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। पाकिस्तान और तुर्की अलग खलीफा बनना चाहता है, ईरान अलग खलीफा बनना चाहता है। तो ये सेफ नहीं है यहां पर। मैं बस ये कह रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये जंग खत्म होनी चाहिए। ये ईरान को तो किसी कीमत पे भी एटम बम नहीं बनाने देना चाहिए जी, बिल्कुल किसी मुल्क को भी नहीं बनाने देना चाहिए, और जिनके हैं वो भी तलफ करें, खत्म करें न्यूक्लियर वेपन्स को। ठीक है, मैं माथुर सर के पास जा रहा हूं। माथुर सर क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाह रहे थे? माथुर सर। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं इनसे बिल्कुल, मिर्जा साहब से बिल्कुल पूरी तरह से एग्रीमेंट पे हूँ
ये अचानक से 1979 में अचानक से उसी दिन से शुरू नहीं हो गया था जो आप ये बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने बाद में जाकर के 1983 में सुसाइड अटैक्स हुए, तो तमाम बातें पता है, नवंबर इंसिडेंट वगैरह वगैरह। तब कहीं जाकर के इन्होंने इनके जो रिलेशनशिप थे वो बिगड़े थे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके शाह ऑफ ईरान को हटाने में भी CIA का हाथ था, कोई इसमें किसी को शक ना हो। इतने बड़े मुल्क में जहां पर कि आपके इंटरेस्ट निहित है यूनाइटेड स्टेट्स के, वहां का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा देश है, उसमें आपका सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और आपकी उसमें सहमति नहीं होगी, ये संभव ही नहीं है। अब जो परिस्थिति बन गई है वो वहां पर ये हो गया कि कट्टरवाद वहां आकर के उभर करके सामने आया है और उससे बचने की आवश्यकता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि बार बार पाकिस्तान ये कहने का प्रयास कर रहा है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस्लामिक वर्ल्ड कहीं भी किसी भी चीज पर इकट्ठा नहीं है। आप मेरे को बताएं सूडान में कौन सी पार्टी लड़ रही है आपस में? सीरिया और सऊदी अरब और यमन के बीच में जो पिछले 8-10 साल से युद्ध चल रहा है वो कौन लड़ रहा है? तुर्की क्या कर रहा है? सीरिया में क्या हो रहा है? कोई यहाँ पर ये रिलीजियस उसके ऊपर कोई एक काम मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम जगह एकमात्र चीज है और वो एकमात्र चीज है व्हाट आर माई इंटरेस्ट। और आज की तारीख में अमेरिका का इंटरेस्ट है, अमेरिका का दबदबा है मिडिल ईस्ट में। रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट में कम हो। ईरान सिर्फ एक मोहरा या आप जो उसको कहना चाहें, और वो अमेरिका कंसिडर्स मिडिल ईस्ट, ईरान मिडिल ईस्ट के लिए एक गेटवे है चाइना और रशिया के लिए। वो उस गेटवे को बंद करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि ईरान में उनके फेवरेबल या उनके द्वारा बैठाई गई रिजीम हो ताकि वो वहां पर अपना प्रभुत्व को बनाए रख सके। 15 बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, 45 जगह और अमेरिका की फोर्सेस हैं, कुल मिलाकर के 60 जगह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेनाएं आज की तारीख में मौजूद हैं। 43,000 सोल्जर्स वहां पर मौजूद हैं। और जिस प्रकार की इंटेंस डिप्लॉयमेंट नेवी की है मेडिटेरेनियन सी में और गल्फ ऑफ पर्शिया में, पर्शियन गल्फ में, वो भी आप देखिए, वो आसान नहीं है। वो अपने आप बता रहा है इस बात को कि वहां पर क्या होने वाला है, क्या अमेरिका चाहता है। USS निमिट्स जो कि एक बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो गया है वेस्ट पैसिफिक से इजराइल के मिडिल ईस्ट की तरफ। USS जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि जापान में, उसको वार्निंग ऑर्डर इन्होंने इशू कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपको मैं 2-4-5 चीजें और बता सकता हूं जो पिछले 2-3 दिन में हुए हैं, और वो तमाम चीजें इस बात की ओर इंगित करती हैं, इस बात को दिखाती हैं कि वो किसी भी हालत में ईरान को इससे ज्यादा ताकतवर नहीं होने देना चाहते। न्यूक्लियर बॉम्ब तो उनके पास है ही नहीं, ताकतवर, उनकी ताकत को खत्म करना ये उद्देश्य है। ये भी बात आप समझिए विवेक। और उसको खत्म करने के लिए उनके पास एक बहुत बढ़िया एक टूल है, और वो है इजराइल। और ये जैसा कि मिर्जा साहब ने कहा कि इजराइल अकेली कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है, वहां राइट्स हैं, विमेंस के राइट हैं। पहले ये नजर नहीं आता था, आज ट्रांसपेरेंसी है। आज ईरान में बैठी हुई लड़की को पता है कि इजराइल में क्या है, फ्रांस में क्या है, अमेरिका में क्या है। हर एक जगह उनको क्या फ्रीडम होती है, क्या उनकी पढ़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये होता है। ये तमाम चीजें लोगों को मालूम है, इसलिए आप देखिएगा ये अनरेस्ट होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं विवेक, हम लोग वी कैन कीप डिस्कसिंग इट टिल व्हाटएवर टाइम वी वांट, लेकिन रेजिम चेंज होके रहेगा। ये आप मेरी तरफ से एक पक्का ये समझ लीजिए कि होने वाला है। अब जहां तक प्रश्न फिर वही बात पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो है उनके पास कोई चारा नहीं है। कोई आप देखिए आज की तारीख में जॉर्डन की एयर स्पेस इजराइल प्रयोग में ला रहा है, सऊदी अरब की एयर स्पेस इजराइल प्रयोग में ला रहा है, उनके एडी असेट्स जो कि अमेरिका के, जो कि कतार में और सऊदी अरब में डिप्लॉयड है, वो इजराइल की मदद कर रहे हैं। तो कहां किस मुस्लिम टुगेदरनेस की आप बात कर रहे हो? कोई चांस नहीं है इसका, कोई भी चांस नहीं है। हर एक देश अपने अपने इंटरेस्ट उसमें देख रहा है। और अब आप अगर वो जो मैं कल भी बता रहा था कि अगर वो जो एक्शन अमेरिका के हुए पाकिस्तान, मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मासूद सर, मिर्जा साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद द्विवेदी सर आपके बाद। मिर्जा साहब कुछ कह रहे हैं आपको, मिर्जा साहब। इस्लामिक वर्ल्ड करते हो आप लोग। देयर इज नो सच थिंग एज इस्लामिक वर्ल्ड। ये एक मिथ है इस्लामिक वर्ल्ड की। ये तो एक दूसरे के ईट, पंजाबी में कहते हैं ईट कुट्टे दा वैर है ना दा। ये तो एक दूसरे के गर्दनें काटने पे तुले हुए अरब वर्ल्ड है, टर्किश की, वेस्ट एशिया की वर्ल्ड है, सनातनी वर्ल्ड है, ये हिंदुस्तान की इंडस सिविलाइजेशन है। इस्लामिक वर्ल्ड कहां से आ गई?
देयर इज नो सच थिंग एज इस्लामिक वर्ल्ड। ये एक ढोंग है, जी, ये ठीक है, एक द्विवेदी economic सर के पास आ रहे alliance हैं। है। द्विवेदी सर, 1953 की बात है। 1953 में पहली बार अमेरिका ने विदेश में, मतलब किसी दूसरे कंट्री में जाकर तख्ता पलट किया था और रजा पहलवी को यहां पर रिजीम सौंपी थी। मुख्य वजह थी तेल। और आज 1979 में, उसके बाद जब इस्लामिक क्रांति हुई, वो 1953 की वजह से बताई जाती है। तो 1979 में जब ये खुमैनी साहब तो निर्वासित थे, 8 साल तक निर्वासित रहे, उसके बाद वापस लौटे। तो ये 1979 के बाद से अभी तक अमेरिका को मौका नहीं मिला कि वो रिजीम चेंज कर सके या कुछ कर सके। या खुमैनी इतने पावरफुल हो गए थे कि 2025 तक का इंतजार करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि एटम बम ईरान बना रहा है। देखो विवेक, मैं हिस्ट्री का वेस्ट एशिया पढ़ाता हूँ, मेरी पीएचडी वेस्ट एशिया पर है, तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। जब 1948 में इजराइल बना, तो जिस दिन बना 15 मई को 16 को उन पर हमला किया। 6 अरब देश जो हैं वो जिसमें इजिप्ट था, सऊदी अरेबिया था, जॉर्डन था, ये सारे, इराक बाद में आया, तो ये सभी ने हमला किया। उनका एक ही मुद्दा था कि इसका नामो निशान मिटाना है। और उसके बाद 56 की लड़ाई हुई, 56 वॉर, 67 वॉर, 73 वॉर, ये सभी में 6-7 जो अरब देश इकट्ठे होके आए ताकि इसको सफाया किया जाए। तो इसलिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो इजराइल के लिए उस दिन से बन रहा है जब से ये देश बना है। दूसरी बात है कि अमेरिका का इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, अमेरिका का इंटरेस्ट ऑयल का। अमेरिका इसलिए आया मिडिल ईस्ट में कि ऑयल वाज द मेजर इंटरेस्ट, और वो जब तक ऑयल रहा तो उसका इंटरेस्ट रहा। और इसी तरह जब खमेनी थे, ये तो फ्रांस में थे, वहां से लाए गए। ठीक है, मिर्जा साहब का कहना काफी ठीक है कि इनको वहां लाया गया, क्योंकि जब शाह अपनी चला रहा था, वो अपने ऑयल को एज ए वेपन यूज करना चाहता था, तो उसका भी जो है तख्ता पलट दिया गया। दो बातें बहुत जरूरी हैं मिडिल ईस्ट को समझने के लिए। देखो, 2011 में ओबामा ने अपनी डॉक्ट्रिन बनाई थी, उसमें यह कहा गया था कि देखो चाइना बहुत स्ट्रांग हो रहा है और अमेरिका एक वेस्टर्न पैसिफिक पावर है। तो उन्होंने देखा कि साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में तो चाइना की ताकत बहुत बढ़ रही है। तो इसलिए जो ओबामा डॉक्ट्रिन थी, उन्होंने कहा कि अभी हमारी 60% जो नेवल पावर है वो साउथ चाइना सी के अंदर जाएगी। तो इसलिए जब मिडिल ईस्ट में एक रीबैलेंसिंग हुई और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ चला गया। अभी रशिया और अमेरिका चाहते हैं कि अमेरिका वेस्ट एशिया में उलझ जाए। क्यों? ताकि जो दबाव है वेस्टर्न पैसिफिक पर वो कम हो, ताकि चाइना अपने ताइवान की जो उनकी एक एम है उसको आप पूरा कर सकें। और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है यूक्रेन में वो भी हटे और वो भी वेस्ट एशिया में आ जाए। तो इसलिए दोनों, चाइना और अमेरिका के लिए सूट करता है कि अमेरिका जो है वो वेस्ट एशिया में उलझ जाए, ताकि वेस्टर्न पैसिफिक में भी दबाव कम हो अमेरिका का और यूक्रेन की मदद भी कम हो। अभी तीसरी बात ये जो है कि देखो, जियोपॉलिटिक्स जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये बदलता है जैसे जैसे आपके देश के इंटरेस्ट बदलते हैं। अभी अमेरिका का ज्यादा ऑयल की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है और पूरी ऑयल पाइपलाइन जो है उनकी दिशा बदल गई है। इस समय जो अमेरिका का मेन इंटरेस्ट है कि जो इजराइल है, ये इसके थ्रू वो वेस्ट एशिया को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इजराइल की बहुत ही एक अहम भूमिका है वेस्ट एशिया में। और जो इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई इस्लामिक वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोध है। जब अरब देशों ने पूरा पैलेस का साथ छोड़ा, सबसे पहले इजिप्ट ने कैंप डेविड की एग्रीमेंट साइन की, उसके बाद जॉर्डन ने 1994 में एग्रीमेंट साइन की, फिर यूएई ने इजराइल के साथ अपने संबंध बना लिए हैं। तो इसलिए ये इस्लामिक यूनिटी एक होक्स है, इट्स ए मिथ। ये इसको नहीं हम ले सकते, क्योंकि हर एक देश अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। जो आखिरी बात है कि देखो अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, प्रेजेंटली
दो बातें हो रही है। सबसे पहले कि ईरान को घुटनों पर लाना है ताकि न्यूक्लियर डील जो है वो साइन हो और इसका जो एक सपना है न्यूक्लियर पावर बनने का वो खत्म किया जाए। और दूसरा है इसराइल का जो कोई भी खतरा है, जैसे रिलेशनशिप क्राइसिस है, उसको खत्म किया जाए। जी। रजीम चेंज जो है वो अपेंडिक्स है, अगर वो हो सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगा तो टाइम ले सकते हैं। अगर इसराइल कमजोर हो जाएगा तो बगावत अपने आप अंदर से होगी, अमेरिका को उसमें ज्यादा अपना रोल अदा नहीं करना पड़ेगा। विवेक, ठीक है यूके देवनाथ सर, आपको लग रहा है कि ये डील पर एंड होगा या फिर रिजीम चेंज पर एंड होगा? देखिए, रिजीम चेंज जो है अमेरिका का टूल किट इस बार शायद काम नहीं करेगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम सद्दाम हुसैन वाला टूल किट याद रखें तो फाइनली रिजीम चेंज सद्दाम हुसैन का कराने के लिए अमेरिका को 30 दिन तक इराक पर बमबारी करनी पड़ी जी। और इसी तरह से फाइनली अमेरिका को 3 डिवीजन अपनी घुसानी पड़ी सऊदी अरेबिया से बगदाद की तरफ, और अमेरिका को अपनी पूरी एक डिवीजन कुवैत से कूच कराना पड़ा बगदाद की तरफ। उसके बाद सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करा सकी। ऐसा संभावना, इस तरह की मिलिट्री कार्रवाई ईरान में संभव नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक रिजीम चेंज की, ईरान में खोमेनी का रिलीजियस बेस बहुत ज्यादा मजबूत है। बांग्लादेश का एग्जांपल देख लीजिए, जहां अवामी लीग को 40% लोग वोट देते थे, बीएनपी को 40% लोग देते थे, और जो मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टियां हैं उनको महज 8% या 10% लोग वोट देते थे। लेकिन आज की तारीख में ये 10% कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की पूरी सरकार को काबू में लिया हुआ है। होता यह है कि डेमोक्रेसी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वो सड़क पर उतरकर हजारों की संख्या में प्रदर्शन नहीं कर पाते। डेमोक्रेसी में जो इलीट होते हैं, अमीर होते हैं, वो सड़कों पर आकर पत्थर नहीं फेंक पाते, बसों में नहीं आग लगा पाते, यूनिवर्सिटी को बंद करके अपनी पार्लियामेंट की तरफ कूच नहीं कर पाते। ऐसा ही 1979 में ईरान में हुआ, जब धार्मिक विचार वाले लोगों ने, रूढ़िवादी विचार के लोगों ने कूच कर दिया शहाब ईरान के खिलाफ। आज भी वही परिस्थिति है। आज भी ईरान में जो लोग हैं, आधे लोग जो हैं वो खमेनी के साथ में हैं, क्योंकि दूर दराज के गांवों में, कस्बों में उनको फर्क नहीं पड़ता है। दूर दराज के गांव में, कस्बों में जो गरीब आदमी हैं उनको धर्म बहुत मजबूत चीज लगती है। ईरान में या किसी भी मुस्लिम देश में दूर दराज के गांव में वो आज भी मस्जिदों में 5 बार जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं अपने घर से, और सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। इन मुस्लिम देशों में क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैंट शर्ट टाई पहनते हैं, और इनकी जो महिलाएं हैं जो बुर्का नहीं पहनती हैं, वो ना बस में आग लगा सकती हैं, ना पत्थर फेंक सकती हैं। तो आज की तारीख में खुमैनी को अपना पावर बेस मजबूत क्यों है? क्योंकि जो रूढ़िवादी तत्व हैं वो सब खुमैनी के साथ हैं। एक और चीज बता दूं, ईरान में जो आप खुमैनी को मजबूत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं फिर इसका अंजाम क्या होगा? या तो बर्बादी फिलिस्तीन गाजा की तरह। भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी एक सीमा होगी। ईरान के पास ना एयरफोर्स है ना नेवी है, आर्मी है, और आर्मी का करेंगे क्या? इतना बड़ा तो फासला है ईरान और इजराइल के बीच में। देखिए, ईरान ने किसी पर हमला नहीं करना, उनके पास हमला करने का कोई जरिया नहीं है। इजराइल के ऊपर हमला करने का सिर्फ उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि जिस तादाद में वो रोज फायर कर रहे हैं, उनके पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइल बचे हैं, जिनकी रेंज 1600 किलोमीटर से ज्यादा है, आज की तारीख में 1600, अगले 16 दिन में खत्म हो जाने चाहिए। ईरान में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाती हैं, वो हर रोज करीबन 8 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकती हैं।
तो अगले महीने में समझिए वो 200 बैलिस्टिक मिसाइल बना लेंगी। तो ईरान के पास आज से 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बचनी है। तो ईरान ने बातचीत के लिए राजी हो जाना चाहिए। इजराइल कब तक ईरान के ऊपर बॉम्ब गिराता रहेगा? इजराइल ईरान के ऊपर तभी तक बॉम्ब गिराता रहेगा जब तक कि इजराइल को बॉम्ब्स अमेरिका से मिलते रहेंगे। हम सब सोचते हैं यहां बैठे बैठे कि शायद इजराइल हर रोज हजारों की संख्या में लेजर गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब और इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब बना रहा है। ऐसा नहीं है। इजराइल की जमीन के नीचे रेत के अलावा कुछ नहीं है। बॉम्ब बनाने के लिए इजराइल के पास 10 ग्राम तांबा नहीं है। इजराइल के पास 10 किलो एल्यूमिनियम नहीं है बॉम्ब बनाने के लिए। अगर इजराइल को 100 किलो लोहा या 1000 किलो स्टील की जरूरत पड़े बॉम्ब बनाने के लिए, तो इजराइल के पास नहीं है। इजराइल में सिर्फ रेत एंड रेत है। तो हम जो सोचते हैं, क्योंकि धारणा ये है कि अमेरिका इजराइल की सर, आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका बहुत ज्यादा है। अमेरिका अनलिमिटेड हाँ। सप्लाई दे तो रहा है, तो उसको बनाने की जरूरत क्या है? अगर आप फ्लाइट ट्रैकर को टैग करें तो आप देखेंगे हर रोज रात को बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमेरिका से कम 4-5 C-5A गैलेक्सी स्टार लिफ्टर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। हर रोज यूएस एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड के C-17 तो यही तो बात है ना सर देवनाथ सर, इजराइल के हथियार खत्म नहीं होने वाले। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अगले 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर तो ईरान वाले तो या तो ढोल पीटे बैठ के अपनी हार का मातम बना या फिर डील साइन करने पर आए। देखिए, मैं बात ऐसे 3 मुद्दे बहुत क्लियर हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ईरान में टूल किट लगा के सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, अमेरिका नहीं कर सकता, इजराइल नहीं कर सकता। इसके लिए वो टूल किट में ये है कि ईरान के लोगों को खुद ही खड़ा कर दो अपने सरकार के विरुद्ध। ये चीज नहीं होगा, क्योंकि ईरान में जितने विद्रोही हैं, चाहे हम उनको जयचंद बोलें या हम उनको विभीषण बोलें, इन सब पर काबू पाकर ईरान की सीक्रेट पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली उनको अपने अपने घर के अंदर रखा हुआ है। तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगी। ये सत्ता परिवर्तन की जो लोग सोच रहे हैं, ये सिर्फ पश्चिमी आशाओं को हवा दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि जिस दिन ईरान की सारे बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो जाएंगे, वो बातचीत करने के लिए राजी हो जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है कि ईरान बातचीत करने के लिए राजी हो जाए, थोड़ा नरम हो जाए। जी द्विवेदी सर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी तो बढ़ने वाली है। 28 टैंकर एयरक्राफ्ट का अमेरिका से मूव होना कोई वॉर एक्सरसाइज के लिए तो नहीं हो सकता। द्विवेदी सर, उसके बाद मैं कर्नल सतपाल जी आपके पास, माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। द्विवेदी सर, हाँ देखो, अभी ट्रंप की और नेतन्याहू की यही स्ट्रेटजी है कि नॉकआउट पंच दिया जाए, यानी कि ऐसा हिलाया जाए ईरान को कि वो घुटनों के ऊपर आ जाए। पर हमें नहीं भूलना है कि इनके पीछे कौन कौन है। अगर इजराइल के पीछे अमेरिका है, तो ईरान के पीछे भी चाइना है और नॉर्थ कोरिया भी है। और मैं तो डिफेंस अटैची रह चुका हूँ नॉर्थ कोरिया में और चाइना में, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा है कि इनमें कैसा तालमेल है। अगर चाइना रातों रात PL-15 मिसाइल पाकिस्तान में ला सकता है, तो हवासुंग मिसाइल्स और तुंगफंग मिसाइल जो हैं वो ईरान में भी आ जाएगी। तो ईरान जो है वो मिसाइलों की कमी से नहीं जाएगा। वो कमी सी तब होगी जब उसके पास लड़ने की अभी कहते विल पावर नहीं रह जाएगी, और जहां उनकी इतनी कैजुअलिटी होगी, इतना नुकसान होगा। और ये मिसाइल लाना एक बात है, लॉन्चेस जो है ये मेन होता है कि आपके, और इसके पास 3000 मिसाइल हैं, मान लो 500-700 फायर भी हो गई, अभी भी हैं। पर अगर आपके लॉन्चर नष्ट हो जाते हैं तो वो मिसाइलें बेकार हो जाती हैं। और इस समय इजराइल की मेन जो टारगेट्स हैं वो लॉन्चर्स हैं। उन्होंने तकरीबन 1/3 लॉन्चर्स खत्म कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ईरान को मिसाइलों की कमी चाइना या नॉर्थ कोरिया नहीं होने देगा, वो सप्लाई चलेगी। पर हाँ, मैं सहमत हूँ कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो रिजीम चेंज है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उग्रवाद और अलगावादियों की बहुत जड़ें मजबूत हैं। और अभी शायद समय नहीं आया है कि ये रिजीम चेंज हो। पर हाँ, जब
ईरान कमजोर हो जाएगा, जब अंदरूनी कमजोरी आ जाएगी तो अंदर से ही कहते हैं ना कि इंटरनल डिसमेंबरमेंट हो सकती है, और तब पब्लिक आएगी और वो शायद ठीक टाइम होगा। और यही मेरा लगता है कि नेतन्याहू या ट्रंप की ये प्लान होगी। पर अभी नॉकआउट पंच की तैयारी हो रही है, इसलिए पूरे टैंकर्स आ रहे हैं और पूरी ताकत लगाई जाएगी अगले 2-3 दिन में। और ट्रंप कह चुके हैं एयरफोर्स वन पे कि अगले 48 घंटे में पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बदलती है, क्या तस्वीर उभरती है। विवेक जी, कर्नल सतपाल के पास जा रहे हैं। कर्नल साहब, लग रहा है कि ये जो बात द्विवेदी सर कह रहे हैं, खैर मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि चाइना और नॉर्थ कोरिया जो उनको मिसाइल सप्लाई करने वाले, क्योंकि ये गाल बजाने वाले लोग हैं। चाइना तो प्योर व्यापारी कंट्री है, वो चाह के भी ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा कि वो हथियार सप्लाई करे। इंटरेस्ट पाकिस्तान में अमेरिका का था, इसलिए चाइना ने भी हिमाकत कर दी कि PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को मुहैया कराए। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता पाकिस्तान में तो चाइना भी उसमें हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसको उस वक्त पता था कि कहीं ना कहीं ऑप सिंदूर अमेरिका के लिए भी चैलेंज है, उसके डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, चाइना के लिए तो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। लेकिन यहां सीन दूसरा है। कल साहब क्या कहेंगे आप? जो सिचुएशन है, चाइना रशिया जो स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको देखो, वो प्रो ईरान के हैं। और आज ही एक उनका लैंड हुआ है कार्गो शिप, उसमें उन्होंने हथियार भेजे हैं, चाइना ने भेजे हैं। अभी ये इज ए न्यूज एंड इट्स ए कंफर्म न्यूज। मोreover, जो चाइना का जो इंटरेस्ट है वो आपने ठीक कहा कि वो व्यापारिक है, आर्थिक है, तो ये डीलिंग आपस में हो सकती है। पर लेकिन का जो नैरेटिव जो बन के आ रहा है वो बैलेंस ऑफ पावर में अमेरिका के अगेंस्ट के अंदर, वो चाइना जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ईरान को हेल्प कर रहा है। और जब भी ईरान टिक रहा है, जो उसकी आशाएं हैं, अगर उसको कोई भी मदद नहीं है किसी भी पावर से, तो इतना लंबा युद्ध नहीं हो सकता था, वो डील पे आ जाता। जी माथुर सर, आपको क्या लगता है? ये जो नॉकआउट पंच की बात की जा रही है, जो द्विवेदी सर कह रहे हैं, आज रात कोई बड़ा अटैक या 1-2 दिन में कोई बड़ा अटैक संभव है ईरान के ऊपर, जिससे पूरी रिजीम हिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये बिल्कुल संभव है। देखिए, कोई भी अमेरिका जैसे देश का जो प्रेसिडेंट है वो G7 जैसी समिट को छोड़ करके ऐसे ही बाहर नहीं आता। ये एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग है और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि वो चाहते हैं वहां पर उनको एक डिसाइसिव पंच उनके पास डिलीवर कर दिया जाए। आप इस बात को समझिए, जो मैं बता रहा हूं क्या होता है। देखिए कि आप, बाय द वे, टू ऑफ अस आर थिंकिंग द सेम वे। वहां क्या होता है कि वहां पर उनको मिलिटरीली इतना डिग्रेड करने की आवश्यकता है कि वो अपने घुटनों पर आ जाए, और वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन जितना होता है उतना ही डिस्ट्रक्शन उनके माइंड का होता है। एट्रिशन वॉरफेयर का उसूल है कि टू कॉज एट्रिशन ऑन मैन, मटेरियल एंड मोरल, और उन तीनों जगहों पर एट्रिशन कॉज करके उसको पैरों पे लाने का काम है। और ये काम देखिए, जब तक उनकी ये वाली रेजिम वहां पर रहने वाली है, तब तक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेगा। वो ही इज नॉट बॉदर्ड। वो कहता है भैया मैं अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको मैं किसी भी तरीके से करूंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। ये चीज जब तक नहीं थी वहां पर होगी, जब तक वहां पर जो माइंड सेट है, जो लीडरशिप का थिंकिंग है। देखिए, ये 3 जगहों पर उन्होंने हमले किए, मैंने बताया आपको। पहला जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, दूसरा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रयोग में लाते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट आज की तारीख में 25 के करीब न्यूक्लियर साइंटिस्ट छोटे बड़े मिला के उन्होंने खत्म कर दिए। और तीसरा उनकी सोच पर, सारी मिलिट्री हायरार्की। आप मुझे बताएं, जनरल बैठे हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े जनरल्स हैं, आप मुझे बता दें कि कौन से मिलिट्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि एक दिन की बैटल में 8 टॉप जनरल्स, ब्रिगेडियर्स हैव बीन किल्ड। IRGC चीफ गॉन, एयर चीफ गॉन, आर्मी चीफ गॉन, एंटायर इंटेलिजेंस गॉन। कहां देखा है हमने, कौन सा वॉर देखा है ऐसा? कोई वॉर नहीं हुआ आज तक ऐसा। तो उनका बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है विवेक, वो क्लियर कट एजेंडा है कि सोच को, जो ऐसे सोच ईरान को डील के टेबल पर लाना। ठीक है माथुर सर, डील की टेबल की बात नहीं है। डील की टेबल पे जब ईरान आए तो वो अपने घुटनों पे चल के आए, पैरों पे चल के नहीं आए। ये उद्देश्य है।
और मुझे लगता है शायद ये भी ऐसा संभव है, जिस हिसाब के हालात दिख रहे हैं, वॉर में हमले की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, ईरान पर हमले और तेज किए जा सकते हैं, जो भी हालात नजर आ रहा है। मेहमान को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका लगता है कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है